चलो नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अपन ने अभी तक ये पढ़ लिया फराडे का फर्स्ट लॉ, फराडे का सेकंड लॉ इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल याद है तुमको क्या था? मैं बाहर से इलेक्ट्रिसिटी दूंगा, अच्छा बता ना, एसी करंट या डीसी करंट? यहां क्या होगा? डीसी। एसी करंट कंडक्टिविटी कंडक्टेंस वहां यूज करते थे, ठीक है। यहां डीसी करंट दिया जाएगा इसको, तो डीसी करंट से क्या होता था तुम्हारे पास? अपन ने एग्जांपल किसका लिया था? NaCl मोल्टन का। NaCl मोल्टन लिया था तो कैथोड पे Na+ जाके डिपॉजिट हुआ था, एनोड पे क्लोरीन गैस मिली थी, सही है। यहां तो क्या था? NaCl के अंदर Na+ एक ही मौजूद था और Cl- एक ही मौजूद था, तो जाके उसकी रिएक्शन हो गई। मान लो इसकी जगह पर अगर NaCl एक्वस लिया जाए, क्या लिया जाए? NaCl एक्वस। अगर NaCl एक्वस लेंगे तो उसमें भी क्या होगा? Na+ और Cl- तो अलग हो जाएगा, लेकिन पानी के कारण क्या H+ भी अवेलेबल होगा। और अब पता है क्या होगा? कैथोड पे ना भीड़ लग जाएगी। किसकी भीड़? सोडियम भी आ जाएंगे वहां मौजूद और अंदर H+ भी मौजूद होंगे, वो भी आ जाएंगे। किसकी रिएक्शन होगी और क्यों होगी? या दोनों होगी या तो भी क्यों होगी? मतलब Na+ आता, मैं इलेक्ट्रॉन ले लूंगा और सोडियम बन जाऊंगा। H+ बोल रहा है मैं इलेक्ट्रॉन ले लूंगा, हाइड्रोजन गैस बन जाऊंगा। तो लड़ाई शुरू हो गई यहां पे। जब एक से ज्यादा चीजें मौजूद हो इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए, तब अपन को प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ के समझना पड़ेगा एक बार, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड दो चीजों पे करता है। पहला, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि आपने क्या चीज मिलाई है, और दूसरा क्या इलेक्ट्रोड्स यूज किए। जनरली तुम्हारे कोर्स में मैक्सिमम इनर्ट इलेक्ट्रोड्स यूज किए जाते। कैसे यूज किए जाते? इनर्ट इलेक्ट्रोड्स वो होते हैं जो रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं करते, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं है। ये सिर्फ काम करेंगे इलेक्ट्रॉन ले जाने का या इलेक्ट्रॉन लाने का, सोर्स की तरह काम करेंगे या सिंक की तरह काम करेंगे, जिससे रिएक्शन हो जाए एनोड और कैथोड के हिसाब से, ठीक है। तो या तो इनर्ट इलेक्ट्रोड हो सकते हैं या फिर रिएक्टिव भी हो सकते हैं कई बार। और जब इलेक्ट्रोड्स रिएक्टिव होते हैं तो खुद पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शन में, प्रोडक्ट जो एक्सपेक्टेड है उससे ज़्यादा कम या कुछ और भी मिल सकता है। आ रही बात समझ में? कभी मान लो सिल्वर के इलेक्ट्रोड्स लिए और सिल्वर अंदर के आयंस में से किसी से रिएक्ट करता हो तो कंपाउंड क्या मिल जाएगा? डिफरेंट। इसका भी एग्जांपल अपन बाद में करेंगे, पर मैक्सिमम अपन कौन सा इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं? इनर्ट। अभी अपन बात कर रहे थे NaCl एक्वस के बारे में, ठीक है। NaCl एक्वस में कैथोड पे जाने के लिए लड़ाई होगी। कैथोड पे कैटायंस आएंगे, कैथोड पे कौन कौन आएगा लड़ाई करने के लिए? Na+ आएगा और H+ आएगा। इसी तरह एनोड पे कौन आएगा? Cl- आएगा और OH- आएगा। Cl- बोलेगा मैं क्लोरीन गैस बनवा दूंगा लूज करके, और OH- बोल रहा मैं ऑक्सीजन गैस बनवा दूंगा, ऑक्सीजन लूज करने के लिए रेडी है। वहां O-2 में ना, O0 में जाएगा तो किसमें बन जाएगा? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या लड़ाई शुरू हो जाएगी। अब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा ये अपन को डिसाइड करना है, ठीक है। तो अपन ये लड़ाई पूरी कंप्लीटली देखते हैं। सबसे पहले कैथोड पे क्या क्या हो रहा है? कैथोड पे हो रहा है Na+ एक इलेक्ट्रॉन लेके बोल रहा है मैं सोडियम बन जाऊंगा भाई। H+ एक इलेक्ट्रॉन लेके बोल रहा है मैं भी हाइड्रोजन गैस बन जाऊंगा, ठीक है। अब इसका डिसीजन कैसे लिया जाएगा? कैथोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन? रिडक्शन। अभी यहाँ क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, क्योंकि कैथोड का खुद का चार्ज कैसा है? माइनस। कैटायन पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव। इसका खुद का चार्ज क्या है? माइनस। यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन करवाने हैं। अब तुमने चैप्टर में शुरुआत में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रखा है, उसके अंदर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल थे, उनकी हेल्प अपन ले सकते हैं। E0 वैल्यू ऑफ सोडियम इज -2.71 वोल्ट और E0 वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन, ये सोडियम के लिए है और ये किसके लिए हो जाएगा? हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन के लिए तो सामने क्या होगा? 0, क्योंकि हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन आएगा तो कोई मतलब नहीं है, 0 ही रहेगा। अच्छा, रिडक्शन किस, वो टेबल याद करो पूरी, उस टेबल में याद करो कि रिडक्शन किसका हाँ जल्दी होता था। सबसे ऊपर कौन था? फ्लोरीन। सबसे नीचे लिथियम। सबसे अच्छा रिडक्शन किसका होता था? कौन गेन कर सकता था? फ्लोरीन वाला। सबसे जल्दी गेन कौन करेगा? फ्लोरीन, सही है। तो मतलब टेबल पे जो टॉप होगा वो सबसे जल्दी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन। तो अभी यहाँ कैथोड पे लड़ाई हो रही इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, कौन जीतेगा? H+ या Na+? क्योंकि उसकी वैल्यू टेबल में क्या है? ऊपर। Na+ नीचे होगा टेबल में और H+ कहाँ होगा? ऊपर होगा। इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज्यादा ताकत या ज्यादा कैपेसिटी किसमें है? क्या बात समझ में आ रही? तो ये इजीली गेन करेगा। अब बताओ रियल में वहां पे बबल्स मिल रहे होंगे गैस के कैथोड पे, तो किसके होंगे? क्या डिसाइड कर सकते हैं आराम से?
तो ई नॉट की वैल्यू अपन नॉलेज कर चुके हैं, इसके बारे में समझ चुके हैं, तो इसी से हेल्प लेके आसानी से आंसर नहीं निकाल सकते। क्या बात समझ में आ गई? क्या ये अपने आप बता नहीं देते कि किस एटम की कितनी औकात है इलेक्ट्रॉन गेन करने की? जिसकी ज़्यादा है वो ऑब्वियसली जीत जाएगा, और वो वैल्यू से डिफाइन पता चल ही जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद अपने पास कौन है? एनोड। एनोड में दो लड़ाई हो रही है। Cl माइनस बोल रहा है मैं लूज कर दूंगा, -1 से 0 में चला जाऊंगा, सही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और एनोड खुद कैसा होता है? पॉजिटिव। यहां होना भी क्या चाहिए? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के लिए Cl माइनस रेडी है, मैं इलेक्ट्रॉन लूज कर लूंगा। OH माइनस भी रेडी है, ऑक्सीजन खुद, सॉरी, पानी के अंदर H2O के अंदर H है प्लस में, और ऑक्सीजन -2 में। प्लस वाला तो अपन ने भिजवा दिया कहाँ पे? कैथोड के पास। माइनस वाला कहाँ जाएगा? ये भी चाहता है कि मैं किस गैस में रिलीज हो जाऊँ? O2 गैस में रिलीज हो जाऊँ। ये रिएक्शन बाद में समझाता हूँ, अभी सिर्फ लड़ाई समझते हैं। Cl माइनस रेडी है लूज करने के लिए, O-2 रेडी है लूज करने के लिए। कौन लूज करेगा वो टेबल से वापस सोचो। जिसकी वैल्यू ऊपर होती है, जिसकी वैल्यू नीचे होती है? नीचे वाला। ऊपर वाला तो गेन करता है, नीचे वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज। तो वैल्यूज देखो, Cl के लिए ई नॉट सेल वैल्यू कितनी है? 1.36, और ऑक्सीजन के लिए वैल्यू कितनी है? तो कौन होना चाहिए? कौन सी गैस रिलीज होगी वहां? ऑक्सीजन। वहां बबल्स मिलेंगे एनोड पे, कौन सी गैस के मिलेंगे? ऐसा होना चाहिए, पर ऐसा होता एक्चुअली दिक्कत क्या है? देखो, अब ये जो रिएक्शन हो रही है बहुत कम वोल्टेज डीसी में हो रही है, तो बहुत कम वोल्टेज पे हो रही है। बहुत कम वोल्टेज पे ये रिएक्शंस जो है काइनेटिकली बहुत स्लो होती है। काइनेटिकली क्या होती है? स्लो। अपन ने थर्मोडायनेमिकली देख लिया कि भाई ये जल्दी देतेगा, वो लेट आएगा, ठीक है ना। लेकिन इन प्रोसेस उसको गैस बनने के लिए भी काइनेटिकली वो रिएक्शन क्या है? बहुत स्लो। और वो स्लो होने के कारण वो वोल्टेज क्या खा लेता? थोड़ा ज़्यादा। तो जितना यहाँ लिख रखा है गैसेज के लिए उतना होता नहीं है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा वोल्टेज खा लेगा, जिसको बोलते हैं ओवर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? तो ओवर पोटेंशियल ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा है क्लोरीन के मुकाबले, तो ओवरऑल वैल्यू ऑक्सीजन की क्या चल जाती है? ज़्यादा। तुमको सारे केसेस याद भी नहीं करने हैं, एनसीईआरटी में जो केसेस है वही याद करने का है। अरे बस हमने तो इतना से याद रख सकता है कि ऑक्सीजन और क्लोरीन में से वैल्यू भले ऑक्सीजन की कम है, लूज करना ये चाहता है, बट ड्यू टू ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन कौन जीत जाएगा इस बार? क्लोरीन। कौन जीतेगा? क्लोरीन। क्या ये बात समझ में आ गई? तो अब देखो, इसीलिए मैं ये वर्ड्स है, क्योंकि काइनेटिकली स्लो होती है लोअर वोल्टेज पे, तो एक्स्ट्रा वोल्टेज नीडेड होता है, जिसको क्या बोलते हैं? तो तब अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछा जाए व्हाई ऑक्सीजन इज नॉट लूजिंग इलेक्ट्रॉन, या रिलीज नहीं हो रही है, क्लोरीन रिलीज हो रही है वहाँ पे, क्यों? तो एक ही लाइन लिखेंगे, ड्यू टू ओवर पोटेंशियल ऑफ, इतना ही लिखना है अपने को। क्या बात समझ में आई? अब समझ लेते रिएक्शंस लिखते कैसे। पहले ये समझ में आ गया, यहाँ पे कौन जीतेगा? क्लोरीन, ड्यू टू ओवर पोटेंशियल। वहाँ पे तो सीधा सीधा है, भले ओवर पोटेंशियल होगा भी तो कितना बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है ना, वहाँ तो गैप छोटा सा था, समझ गए? आ रही बात समझ में? यहाँ पे तो पक्का है हाइड्रोजन ही जीतेगा गेन करने के लिए, बहुत बड़ा गैप पड़ा है, 2.71 का सीधा सीधा गैप है, तो यहाँ पे तो पक्का कौन सी रिलीज होगी? हाइड्रोजन। अब थोड़ा रिएक्शन लिखने के लिए समझते, देखो यहाँ और तो ये रिएक्शन रही है, पर इस रिएक्शन को थोड़ा और क्लियरली समझो। क्या पानी के अंदर H+ मौजूद है? पहले सीधा, पहले तो H2O लिक्विड है, वो किस में कन्वर्ट होता है? H+ में, और ओके, और वो H+ फिर कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए कैथोड पे, और हाफ H2 में रिएक्शन। इन दोनों की नेट सेल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी अपने को, जो एक्चुअली कैथोड पे होगी। तो नेट लिखे एक बार, नेट सेल ऐसे रिएक्शन लिखेंगे भाई कुछ चीजें कैंसिल हो जाएगी। यहाँ लेफ्ट में H+ है, यहाँ क्या है? लेफ्ट में H+ है, और यहाँ कहाँ है? राइट में H+ है। क्या ये बात समझ में आ रही है? कैंसिल हो जाएगा। तो एक बार देखो इसके लेफ्ट हैंड साइड वाले बताओ, H2O लिक्विड प्लस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि H+ क्या हो जाएगा? कैंसिल, गिव्स, यहां क्या मिलेगा? उधर की साइड से क्या ये रिएक्शन कैसे आई? समझ में आया? नेट रिएक्शन ये होगी, क्योंकि पानी में डायरेक्ट H+ मिलता पहले H2O को, ये तो तुमको लिखनी ये वाली रिएक्शन है, और ये वाली आई कहां से वो समझा रहा था मैं। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो बोलो बोलो। कोई पेज पलट रहे? जा गया, यही था, ठीक है। नेक्स्ट, अब अपन बात करते हैं एनोड पे। एनोड पे क्या था? OH- वाली रिएक्शन हो रही थी कि Cl- वाली? तो सीधा यही करनी है, ये तो सिंपल सी है। ऐसे इसकी भी नेट सेल रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। OH- वाली ये रही, तुम खुद करोगे, ठीक है। OH- वाली ये रही, पर OH- खुद डायरेक्ट आता है क्या? वो आया यहाँ से,
ठीक है, ऐसे लिखनी है कि 2OH, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरी को, ताकि 2 और 2 क्या हो जाए, कट जाए, फिर नेट लिख दोगे। क्या बात समझ में आ रही है? इसको ड्रॉप करो क्योंकि काम तो इसी का है। अब नेट सेल रिएक्शन लिखते हैं, एनोड पे क्या हुआ, कैथोड पे क्या हुआ, सबको मिलाते हुए। ठीक है, तो सबको मिला के जो रिएक्शन होगी वो कुछ इस तरह से होगी। NaCl पानी में गया, Na+ अलग हुआ, Cl- अलग हुआ। कैथोड पे क्या ये रिएक्शन हो रही थी, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी। क्या एनोड पे क्लोरीन ड्यू टू ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था। क्या बात समझ में आ गई? नेट सेल रिएक्शन सबको ऐड करके NaCl एक्वस, आ रही बात समझ में? और बच्चा क्या यहाँ पे, ठीक है, Cl- गया, क्यों, वहां से। क्या बात समझ में आ रही है? उसके प्रोडक्ट से क्या क्या मिल रहा है तुमको यहाँ पे, Na+ अलग हो जाएंगे अंदर, OH- कहां से आए, यहां से, हाफ H2 गैस मिलेगी और हाफ क्या मिलेगी, Cl2। ये नेट सेल रिएक्शन है। एक दो बार लिखोगे ना नोट्स बनाने के लिए, क्लियर हो जाएगा मामला। डन, ओके। इसके बाद NCERT में एक और एग्जांपल है सल्फ्यूरिक एसिड का, वो मैं नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा, आज टाइम हो चुका है। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल है, 2-5 मिनट का है।